नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही मजे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। कैसे हैं सभी, एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे। सभी लोग कर रहे हैं राधे राधे, सभी लोग कर रहे हैं जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो कैसे हो मेरे यूपी पुलिस के जवानों, एक बार फटाफट से बताइएगा। हाँ जी, हमारे साथ मौर्य साहब हैं, अदिति जी हैं, मनीषा जी हैं, विवेक जी हैं और बाकी सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी का नाम ना ले पाऊं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग तो हमारे परिवार हैं साहब। चलिए जी, जय श्री कृष्णा जी, जय राधे राधे। सभी कैसे हैं एक बार बताना। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस और नो में कमेंट करना। आ रही है तो यस, और नहीं आ रही तब नो। अगर नहीं आ रही होगी ना तो हमारे साथ विकास जी बैठे हुए हैं, हमारे टेक्निकल महोदय यानी हमारे कंप्यूटर जी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए साहब, हाँ जी बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ जी, तो सभी लोग तैयार हैं। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला का एक मॉक टेस्ट। क्योंकि हमने स्वर पढ़ रखे हैं, हमने व्यंजन पढ़ रखे हैं। व्यंजन में अभी कुछ एक दो टॉपिक आपके बाकी हैं, जैसे वतस्य आपका है और एक आगत व्यंजन, दोनों को आज ही कवर कर लेंगे। और साथ के साथ एक मॉक टेस्ट आपका किया जाएगा ताकि आपको पता चले कि वास्तव में यूपी पुलिस की परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं। सभी लोग तैयार हैं मॉक टेस्ट के लिए? मॉक टेस्ट के लिए तैयार है सभी लोग? चलिए जी, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं फिर से सभी को बधाई देता हूं साहब कि आप यहाँ आए, बहुत कृपा की आपने। चलिए देखिए, पहला ही सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। किस किस को उस पहले सवाल का उत्तर पता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या पूछ रहा है? वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है वर्ण? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, या किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, या किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, या किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को। ध्यान से उत्तर बताइएगा क्योंकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है, फुल में से फुल। क्या टारगेट है? ये टारगेट है साहब, फुल आउट ऑफ फुल। इससे कम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखिए, एक भी प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो यकीन मानना या तो मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है या आपके सीखने में कुछ कमी है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैंने ठीक से पढ़ाया नहीं, या फिर आपने ठीक से पढ़ा नहीं, या फिर रिवीजन नहीं किया। इनमें से कुछ बात हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा वर्ड, वर्ण किसे कहते हैं तो थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से लगभग 500 से 600 साल पहले पढ़ाया था मैंने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है सर ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और ध्वनि को कई लोग वर्ण कह देते हैं। क्या कहते थे? वर्ण। कई सारी ध्वनि या फिर कई सारे वर्ड से मिलकर बन जाता है सर एक अक्षर। क्या बन जाता है? एक अक्षर बनता है। और कई सारे अक्षरों को मिला दें तो सर तब बन जाएगा एक शब्द। क्या बन जाएगा? शब्द। और कई सारे शब्द को मिलाने से क्या बनेगा? और शब्द का दूसरा नाम सर, शब्द का दूसरा नाम होता है पद। क्या नाम होता है? पद। और कई सारे पद या फिर कई सारे शब्द को मिलाने से बनता है एक पदबंध। क्या बनता है? पद बंद बन जाता है, याद रखिएगा। और कई सारे पदबंधों को मिलाने से बनता है एक उपवाक्य। क्या बनता है? उपवाक्य। और कई सारे उपवाक्यों को मिलाने से बनता है एक वाक्य। अब देखो यहां से आपके कितने सारे प्रश्न सरल होने जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक यानी जिसको हम बोलकर बता सकते हैं, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित यानी जिसको लिखकर बताएंगे, वर्ड। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक यानी जिसका अपने आप में कोई अर्थ हो। जैसे आपने लिखा राम, राम का अपने आप में अर्थ है। आपने लिखा कमल, कमल का अपने आप में अर्थ है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द। क्या होगी? शब्द। याद रखिएगा। और ये कहलाएगा शब्द। और इसी शब्द का अगर प्रयोग वाक्य में कर दें कि राम घर जाता है, नोट करके लिखना। अब ये शब्द ना कहलाकर क्या कहलाएगा? पद। बस अंतर छोटा सा ही है। शब्द को ही क्या कहते हैं? पद। लेकिन अंतर क्या है? शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और उसी शब्द का अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर दे तब पद कहलाता है। स्पीड तेज हो तो बताना, ठीक है? स्पीड तेज हो तो बताना, मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा सर? वर्ण होती है किसी भी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। किसको कहते हैं जी? विकल्प नंबर सी वालों, बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे ये देखो, अगला प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा सवाल है। अच्छा जी, सब भाइयों लोग ज्यादा चैट मत किया करो। हाँ भाई देखो, ज्यादा फालतू की चैट नहीं, क्योंकि यहां से कंप्यूटर महोदय बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर एक बार ब्लॉक हुए ना तो यकीन मानना मेरा, 3 से 4 दिन के लिए परेशान रहोगे।
ठीक है। तो हाँ, तो कंप्यूटर जी से थोड़ी बहुत दोस्ती बनाकर रखना। हमारे विकास जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज हुए ना तो पीडीएफ टाइम पर जाएगी और ना ही, और प्लस में क्या होगा, बोनस के तौर पर ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं साहब? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैंने क्या कहा था, किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत करने से पहले यकीन मानना दो ही गलतियां होंगी, या तो ठीक से नहीं पढ़ा या फिर रिवीजन नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। देखो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं सर, हमने पढ़ रखा है और आपने बताया है हमको कि वर्ण होते हैं दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं साहब? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, किस किस को पता है कौन कौन से होते हैं? सर हमें पता है, एक आपने पढ़ाया था स्वर भी एक होता है, एक होता है सर व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन वर्ण के दो प्रकार हैं। या फिर पूछता कि ध्वनि के कितने प्रकार हैं, यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर व्यंजन, बिल्कुल आपने सही कहा। अब देखो आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि चार प्रकार के क्या होते हैं। सर चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द भी होते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे चलती चली जाएगी आप सब कुछ सीखते चले जाएंगे। आगे आते हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? यकीन मानना, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया तो मेरे फेवरेट भाई बहनों की लिस्ट में आप शामिल हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने इस प्रश्न का सटीक उत्तर दिया तो मेरे फेवरेट भाई बहनों की श्रेणी में आप शामिल हो। फिर मैं समझूंगा कि हाँ आप ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से उत्तर करिएगा। अच्छा सवाल है और बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूपी पुलिस, और खासकर एसआई वालों ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को। अभी एसआई के भी हम कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे, हर एक चीज देखेंगे, निश्चिंत रहिए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं हमेशा यहां पर हूं, कभी भी कमेंट करके। कई बार क्या होगा कि कमेंट ऊपर चला जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा, एक बार फिर से कमेंट कर देना, ठीक है ना। हमारे कंप्यूटर जी बैठे हुए हैं, एक एक प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हमने पढ़ा है कि सर हिंदी में टोटल वर्ण होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। हमसे कहा है कि संयुक्तों को छोड़ दो तो कितने वर्ण होंगे? हमने पढ़ा है कि सर संयुक्त वर्ण अगर एक होता है सर 6, क्या होता है? 6। एक होता है त्रय, एक होता है गे, एक होता है श्रेय। किस किस को संयुक्त व्यंजन पता है? और ये किन किन से मिलकर बने हैं साहब? किस किस को पता है कि ये किन किन से मिलकर बने हैं? देखिएगा, अगर 6 की बात करी जाए तो ये के जमा षटकोण वाले से ऐसे मिलकर बनता है, हमें पता है। सर इसकी बात करी जाए तो ये त्रय जमा रे से मिलकर बनता है। सर इसकी बात करी जाए तो ये जय जमा अइया से मिलकर बनता है। इसकी बात करी जाए तो ये इससे मिलकर बनता है। सभी को क्लियर है? सर चार तो ये हो गए, चार तो ये हो गए। हमसे कहा है कि संयुक्तों को छोड़ दो, हमने छोड़ दिए चार, टोटल है 52। लेकिन दिमाग की बत्ती जरा घुमाना, हमने ये भी तो पढ़ रखा है, हमने संयुक्त स्वर भी तो पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? सर अगर आप छोटे आ के, या फिर देखो एक होती है छोटी ए, एक होती है बड़ी ए, एक होता है छोटा ओ, एक होता है बड़ा ओ। किन किन से मिलकर बनते हैं? किस किस को याद है? किस किस को याद है? यहां देखना, छोटे आ के साथ अगर छोटी ई को जोड़ोगे तो क्या बनेगी? छोटी ए। अगर इसी छोटी आ के साथ ये जो छोटी ए बनी है इसी को जोड़ दोगे, बड़ी ए बन जाएगी। और अगर इसी छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? छोटा ओ। और इसी छोटे आ के साथ ये जो छोटा ओ बना है इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आपका बड़ा ओ। तो सर चार तो हो गए ये और चार हो गए ये, टोटल हो गए 8। टोटल हो गए 8, संख्या है 52। 52 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? मैथ मुझसे ज्यादा अच्छी आपकी है, मैथ मुझसे ज्यादा अच्छी आपकी है। कितना आएगा फिर उत्तर? उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा सर 44। कितना आएगा? 44। तो 44 उत्तर वालों सैल्यूट है साहब आपको, जिसने भी पहली बार में 44 कहा, सैल्यूट है उनको मेरा। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। देखो प्रश्न का स्टैंडर्ड देखना, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? ये रहे साहब 4 और 4 8 छोड़ दिए, 44 इसका सटीक उत्तर होगा। क्या होगा? 44। सर मेरा रॉन्ग है। देखो इसको कहते हैं ईमानदारी। यहां से किसी एक बच्चे ने कहा है कि सर मैंने गलत दिया, इसे कहते हैं ईमानदारी, कि हाँ अगर आपने गलत किया तो आपने स्वीकार किया, ठीक है ना। आगे चला जाए, किस किस को समझ में आ गया?
समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया फिर से पूछेगा। वैसे सब कुछ मैंने बता दिया है। इनको छोड़ दिया, संयुक्त व्यंजन है, वो संयुक्त स्वर है। संयुक्तों को छोड़ना था, बस 8 को छोड़ना था 52 में से। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। देखिए वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? अच्छा सवाल है, ध्यान से उत्तर करेंगे। अच्छा जी, देखो यहां से सभी लोग कह रहे हैं कि सर मेरा गलत है। कोई बात नहीं, गलत है ना, सीख लिया, बस ये हमको करना है। हाँ जी, आपकी ईमानदारी को मेरा सलूट है साहब, आपकी ईमानदारी को मेरा सलूट है। और याद रखना, वादा है मेरा, ये लक्ष्य है अपना। देखो बार बार लक्ष्य को बताने से ये मेरा तात्पर्य है कि कहीं हम भटक ना जाएं, ठीक है ना। एक प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा हिंदी में, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होगा? ध्यान से उत्तर करेंगे। किसे कहते हैं मात्रा? देखो एक होता है सर काल। क्या होता है? काल। काल का एक अर्थ होता है सर मृत्यु, हमें पता है, जिससे हमें बहुत डर लगता है। सर काल जब हम हिंदी वर्णमाला में टेंस पढ़ेंगे ना, टेंस जैसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं उसको, वहां भी पढ़ेंगे। अर्थात समय भी एक इसका अर्थ होता है कि भाई आप भूत बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर वर्तमान समय की। सर काल शब्द का एक अर्थ होता है यमराज। क्या होता है? पर्यायवाची में पढ़ेंगे। अच्छा, काल शब्द का एक अर्थ मात्रा भी होता है। क्या होता है? मात्रा, जो वर्णों के ऊपर लगती है। यानी मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। देखिएगा वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण की मात्राएं नहीं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। याद रखिएगा, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? बी होगा। अब देखो समझो इस प्रश्न को कैसे। अगर आपने लिखा का, ये एक वर्ण है, जैसे ही आपने इसके ऊपर बड़े आ की मात्रा लगाई तो अब इसका उच्चारण होगा का, मतलब समय बढ़ा। अगर आप इसका उच्चारण कुछ ऐसे करते छोटी ऊ की मात्रा के साथ तो कु, फिर आप इसका उच्चारण ऐसे करते बड़ी ऊ की मात्रा के साथ कु। अर्थात मैंने क्या कहा? मात्रा है क्या? किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। फिर से सुनो, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहते हैं। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका। आगे आते हैं, आगे चलते हैं जी। उच्चारण में कालमान को क्या कहा जाता है? नोट करो, छपेगा ये प्रश्न। बिहार एसआई का सवाल है साहब, ये किसका है? बिहार की परीक्षाओं में पूछा गया है, एसआई की परीक्षाओं में इंपोर्टेंट है। अच्छा देखो सर, बना लिया ग्रुप तो लिंक भेजो। अरे साहब यहां पर लिंक बन रहे हैं। अच्छा जी, क्या बात है। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से उत्तर करते हैं कि उच्चारण में काल मान। देखो काल का वास्तव में अर्थ अभी अभी बताया था सर, समय होता है। मान यानी मापने के लिए, ठीक है ना। उच्चारण में काल मान को क्या कहते हैं सर? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? विकल्प नंबर डी वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है। सर संधि किसे कहते हैं? अभी के लिए बस बेसिक जानना। संधि कहते हैं सर वर्णों के मेल को। किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को। समास किसे कहते हैं सर? सर समास कहते हैं शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को। ठीक है, एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। और मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि वर्तमान हिंदी में कितने समय हैं, सॉरी वर्तमान हिंदी में कितने शब्द हैं? सर 2 लाख के आसपास शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 2 लाख के आसपास, जिसमें से 85% शब्द हैं आपके हिंदी के तथा भारतीय भाषाओं के। इनके हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के। और 15% शब्द हैं सर हमारे विदेशी शब्द। कैसे हैं? विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। सर ये कैसे आ गए हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्द? हमारे ऊपर कई सारे मुल्कों ने शासन किया है। कई मुगल आए थे, आपके अंग्रेज आए थे, कई सारे विभिन्न मुल्क आए, कई सारे विभिन्न मुल्कों के राजा आए। उनकी भाषा की जो झलक है हमारी हिंदी में देखने को मिलती है। और उसी का परिणाम है कि 15% शब्द कैसे हैं? विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। याद रखिए, तब जाकर कितने हो गए? 100%। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी में वर्णों की संख्या को बढ़ाना है, हिंदी में शब्द आपको बढ़ाने हैं, अभी कितने शब्द हैं? 2 लाख। आपका दायित्व है कि हिंदी में शब्द बढ़ाए जाएं। तो उसके तरीके कितने हैं? याद रखिएगा, या तो हम वर्णों को जोड़कर नए शब्द बना देंगे, अर्थात एक तरीका तो संधि है। क्या है? एक तरीका है संधि। सर या तो 2 शब्दों को जोड़ देंगे यानी शब्दों का मेल। सर एक तरीका है समास के द्वारा शब्दों को बढ़ा सकते हैं। एक शब्दों के प्रारंभ में कुछ जोड़ देंगे, उसको कहते हैं उपसर्ग। एक शब्दों के अंत में कुछ जोड़ देंगे, उसको कहते हैं प्रत्यय। मात्र 4 तरीके हैं हिंदी में शब्दों को बढ़ाने के, ठीक है ना। आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं साहब? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताओ। मैंने क्या कहा? जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या फिर लघु स्वर। अच्छा देखो बी और ए ऐसा मत करो जी। देखो मूल स्वर यानी मूल स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि, इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर के साथ साथ इनको एक और नाम दिया गया हस्व स्वर। हस्व स्वर यानी इनके उच्चारण में कम समय लगता है बोलने में, हस्व यानी बहुत कम। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से सर? छोटी ए है, बड़ी ए है, छोटा ओ है और बड़ा औ है। क्या है? बड़ा औ। ये 4 होते हैं। अभी अभी बताया था कि सर छोटे आ और छोटी ई के साथ क्या बनता है? छोटी ए। अभी एक बार फिर से बता दूंगा। गुरु स्वर, अब देखो गुरु स्वर कौन से होते हैं? गुरु यानी जिनके उच्चारण में लघु स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, जैसे इन्हीं को दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को दीर्घ स्वर कहते हैं। नोट करके लिखिएगा। दीर्घ स्वर यानी संख्या में होते हैं 7। एक होता है सर बड़ा आ, एक होती है बड़ी ई, एक होता है बड़ा ऊ, एक होती है छोटी ए, एक होती है बड़ी ए, एक होता है छोटा ओ और एक होता है बड़ा आओ। ये 7 होते हैं साहब। 7 को नोट करके कहीं लिखना, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। क्या होगा? विकल्प नंबर सी। याद रखिएगा, गुरु और लघु का प्रयोग हम छंदों में करेंगे। गुरु का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा और लघु का चिन्ह कुछ होगा इस प्रकार से। लघु का वास्तव में अर्थ है हस्व। हस्व यानी जिसमें लघु समय लगे, जो छोटा हो। यही तो है भाई, छोटे। और सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था, तो इनको कहा जाता है मूल स्वर। देखिएगा, सबसे पहले बने थे ये, इनके बाद जब 2 छोटे आ को जोड़ दिया गया तब बना था आपका बड़ा आ, जो कि दीर्घ है, जो हमने यहां पर पढ़ा है, ठीक है ना? फिर 2 छोटी ई को जोड़ा गया सर, फिर बनी बड़ी ई। फिर सर 2 छोटे ऊ को जोड़ा गया, फिर बना बड़ा ऊ। फिर सर छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ा गया, छोटी ए बन गई। फिर सर छोटे आ के साथ इसी छोटी ए को जोड़ दिया गया, बड़ी ए बन गई। फिर इसी छोटे आ के साथ छोटे ओ को जोड़ा तो छोटा ओ बना। फिर इसके साथ इसी छोटे ओ को जोड़ दिया तो क्या बन गया? बड़ा ओ। नोट करके लिखिएगा, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। क्योंकि संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? संयुक्त का वास्तव में अर्थ होता है कि दो मिलकर, 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलकर किसी तीसरे का निर्माण करें। ये भिन्न है, ये भिन्न है, तीसरे का निर्माण हो गया। ये सर समान समान मिलकर बने तो इनको नाम दे दिया गया हमने सजातीय। इनको क्या कह दिया गया? सजातीय स्वर। इनका प्रयोग संधि में बहुतायत मात्रा में करते हैं तो इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संधि स्वर। सर ये है सजातीय, तो इनको कह दो विजातीय। क्या कह दो? विजातीय, क्योंकि भिन्न भिन्न मिलकर बने हैं। नोट करके। और यही सातों क्या होते हैं? यही सातों के सातों होते हैं दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, जो कि यहां पर है। विकल्प नंबर सी वालों बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। गुरुजी संयुक्त स्वर भी तो, हाँ भाई बिल्कुल, संयुक्त स्वर भी तो दीर्घ स्वर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, किसने मना किया? ठीक है, हाँ जी। आगे चलते हैं, आगे आइएगा। अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? पढ़कर आए हैं। ध्वनि, ध्वनि को ही क्या कहते हैं सर? वर्ण कहते हैं। ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। अंतर क्या है? छोटा सा अंतर है। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित यानी जिसको लिखकर बताया जाए। और ये है सर मौखिक। कैसी इकाई है? मौखिक इकाई है, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो हाँ, मैंने क्या कहा कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? सर भाषा की है। किसकी है? भाषा की। सभी को क्लियर हुआ? विकल्प नंबर बी वालों सैल्यूट है आपको, एकदम से सटीक उत्तर दिया है आपने, सही है आपका। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? स्टार लगा लो, छपेगा किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न। मैं फिर से कह रहा हूं, छपेगा ये प्रश्न। अभी कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखेंगे कि यूपी पुलिस की वास्तव में आदत क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछना। कई बार किन्हीं किन्हीं प्रश्न में फंसा देता है यूपी पुलिस। एक एक चीज जानेंगे, निश्चित रहेगा। हाँ, अगला सवाल है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी होगी? ये उत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है? वर्ण उत्तर आ रहा है। शुक्र करो कि आप घर में बैठकर पढ़ रहे हो। शुक्र करना, भगवान से प्रार्थना करना और भगवान को थैंक यू बोलना कि आप घर में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से क्लास कर रहे हो। वरना टांगे तोड़ने के लिए यहां पर एक यादराम रखा होता है। क्या है? यादराम, ठीक है ना। चलिए, गलत उत्तर है आपका। वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई है। यहां पर एक प्रश्न, एक वाक्य दे दिया, एक शब्द दिया गया है सार्थक। सार्थक यानी जिसका अपने आप में कोई अर्थ हो। जैसे राम का अपने आप में अर्थ है, कमल आपने लिखा, कमल का एक अपने आप में अर्थ है, आपने राजू लिखा, मतलब कुछ भी लिख लो, एक शब्द लिख लो जिसका अपने आप में एक अर्थ हो। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी?
शब्द होगी। क्या होगी? शब्द होगी। विकल्प नंबर सी वालों सैल्यूट है आपको, आप सभी पुलिस की वर्दी के हकदार हैं साहब, ठीक है ना। हाँ जी, सी वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है। यहां पर सार्थक लिखा है, सार्थक, लेकिन सार्थक ना लिखकर सिर्फ पूछता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती, तब इसका उत्तर बदल जाता। फिर हम करते वर्ण या फिर ध्वनि। क्या करते हैं? वर्ण या फिर ध्वनि। क्लियर? हाँ जी क्लियर। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। देखिएगा, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी कोई नहीं है, प्रश्न को पढ़ो, समझो, उसके बाद उत्तर। मैंने नहीं कहा कि मुझे जल्दी उत्तर चाहिए, पहले पढ़ लो प्रश्न को फिर उसके बाद उत्तर करना, ठीक है। पहले पढ़ लो प्रश्न को फिर उसके बाद उत्तर करना। अच्छा जी, अगर कंप्यूटर जी हमारी बातों को सुन रहे हैं तो पानी वानी की व्यवस्था लीजिए भाई, पानी यहाँ पर है, पानी रखा हुआ है जी, ठीक है ना, क्योंकि आप में से तो कोई कहेगा नहीं कि सर पानी पी लो। चलिए 5 आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 5, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, 5 ही होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, 5 वाले बिल्कुल 5 ही होते हैं साहब। अभी बता भी देंगे कैसे होते हैं। अच्छा देखो, एक बच्चे ने उत्तर किया सर ABCD, कोई तो सही होगा। क्या बात है जी, बिल्कुल आपने सही उत्तर किया है। देखना, स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? हमने देखा था सर, का वर्ग एक होता है जो कि कंठ के द्वारा बोला जाता है, सभी को पता है। सर एक चा वर्ग होता है जिसको तालु के द्वारा बोलते हैं। सर एक टा वर्ग होता है, सर टा वर्ग आपका मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। सर एक टा वर्ग होता है, एक तावर्ग होता है, तावर्ग को सर दंत के द्वारा बोलते हैं। सर एक पावर्ग होता है, पावर्ग को बोलते हैं ओष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। टोटल संख्या में हो गए 5। तो स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5 भागों में। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालु के द्वारा कौन सा वर्ग उच्चारित होता है? देखिएगा, तालु के द्वारा सर चा वर्ग आपका उच्चारित होता है। चा आप कर सकते हो, छा है, जा है, झा है और इया। तालु के द्वारा ये स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। सर तालु के द्वारा छोटी ई भी बोली जाती है, तालु के द्वारा बड़ी ई भी। याद करने की कोशिश करो, मैंने पढ़ाए थे आपको ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़ाए थे? ऊष्म व्यंजन। और इधर पढ़ाए थे मैंने आपको अंत्यस्थ व्यंजन। क्या पढ़ाए थे? अंत्यस्थ, जिनका उच्चारण अंतःमन से होता है। देखिएगा, यहां पर देखना, ऊष्म व्यंजन सर एक सीटी वाला सा आपने पढ़ाया था, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है और हा से हाथी है। अंत्यस्थ व्यंजन सर य पढ़ाया था, रा पढ़ाया था, ला पढ़ाया था, वा पढ़ाया था। इन दोनों का उच्चारण स्थान सर तालु होता है। क्या होता है? तालु। इन दोनों का उच्चारण स्थान सर मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। इन दोनों का उच्चारण स्थान सर दंत होता है। क्या होता है? दंत। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? दंत और ओष्ठ। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा जी? किस किस का उत्तर आ गया? देखिए यहां पर दिया है सर चा तालु के द्वारा बोलते हैं। घा, घा कौन सा नहीं है? देखिए ये घा है। क्या है? घा। ये पा है, ये या बोलते हैं, पा नहीं बोलते। तो कोई घा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग बात है। इसका उत्तर बी और सी दोनों सही है। इसका उत्तर बी और सी, इसका उत्तर बी और सी वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है। क्योंकि घा की अगर बात करें ना तो ये का वर्ग के अंतर्गत आता है। क, ख, ग, घ और अंगा। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है सर, क्योंकि का वर्ग आपका कंठ के द्वारा बोला जाता है। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ये भी होगा, ये भी होगा। पा आपका ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। तो बी और सी वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका। देखिए तालु के द्वारा आपके कितने वर्ण बोले गए सर? छोटी, एक सीटी वाला सा है और एक या भी है। टोटल 9 वर्ण बोले जाते हैं तालु के द्वारा। कितने? 9 वर्ण। और बाकी की इनको भी याद रखना, ये दोनों मूर्धा के द्वारा, ये दोनों दंत के द्वारा। हा बोला जाता है कंठ के निचले भाग यानी आहार नाल के द्वारा, इसीलिए इसको काकल्य भी कहते हैं। नोट करके लिख लो, हा को क्या कहा जाता है? हा को काकल्य कहते हैं क्योंकि कंठ के निचले वाले भाग से बोला जाता है। और रा की बात करें तो इसके उच्चारण में जिह्वा में कंपन होता है, प्रकंपित कहते हैं। जीभ से लुढ़कता हुआ है इसलिए लुंठित भी कहा जाता है। ला के उच्चारण में सर अगल बगल से वायु बाहर आती है इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं, क्योंकि मुंह के अगल बगल के स्थान को संस्कृत में पार्श्व कहा जाता है।
इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। इसका उत्तर बी और सी दोनों सटीक होगा, ठीक है ना, बी और सी वालों बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा प और फा का उच्चारण स्थान क्या होगा, अच्छा सवाल है। प और फा का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखो उस वाले प्रश्न में ना शायद टाइपिस्ट ने गलती कर दी होगी, ठीक है ना, वहां पर लिखना कुछ और होगा और उसने लिख कुछ और दिया होगा। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। पा और फा बोलने में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है तो ओष्ठ होगा। सर कंठ, कंठ के द्वारा का वर्ग, चा वर्ग, दंत के द्वारा ता वर्ग, सभी को पता चल गया, ओष्ठ के द्वारा पूरा पूरा पा वर्ग। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखना, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, कौन सा ओष्ठ के द्वारा नहीं बोला जाता। अब पहले एक बार ध्यान से देखना ओष्ठ के द्वारा कौन कौन से बोले जाते हैं। सर प, फ, ब, भ, म, ये 5 किसके द्वारा बोले जाते हैं, ये 5 बोले जाते हैं ओष्ठ के द्वारा। छोटा ऊ भी ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, बड़ा ऊ भी ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, याद है ना सभी को, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ओष्ठ के द्वारा। देखो माँ बोला जाता है, पा बोला जाता है, फा बोला जाता है, लेकिन अइया, अइया किसके द्वारा बोला जाएगा, सर चा वर्ग के अंतर्गत आता है, च, छ, ज, झ, इया, ये तालु के द्वारा बोला जाता है, किसके द्वारा, तालु के द्वारा, सभी को पता चल गया। तो सटीक उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर डी वालों बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने, ठीक है। आगे आते हैं, आगे चलते हैं जी, आगे देखिए, व्यंजन तालव्य है, मतलब तालु के द्वारा कौन सा व्यंजन बोला जाता है, अच्छा सवाल है। तालु के द्वारा कौन सा व्यंजन बोलते हैं, ता, सर त, थ, द, ध, न, ये दंत के द्वारा बोले जाते हैं, जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है, ध्यान से देखो, किसके द्वारा बोले जाते हैं, दंत के द्वारा, ठीक है। पा की बात करें सर ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। जा की बात करें च, छ, ज, सर ये तो तालु के द्वारा बोला जाता है, च, छ, ज, ज, झ, इया, किसके द्वारा, तालु के द्वारा। तो विकल्प नंबर सी वालों सटीक उत्तर है। लेकिन इसको मत भूलना, सर्वाधिक पूछे जाने वाला व्यंजन है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नोट करके कहीं लिखो, ये 2 स्थानों के द्वारा बोला जाता है, एक तो दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाता है, ये किसके द्वारा, दंत और ओष्ठ, सर्वाधिक पूछा जाता है, अंत्यस्थ व्यंजन होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखना, अगला क्या है, जो ध्वनियां ना स्वर है ना ही व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं, बताया है, अयोग वाक्य के बारे में हमने पढ़ा है, क्या उनको अक्षर, उभय स्वर, क्या कहते हैं इसको, मनीष कुमार यादव जी कह रहे हैं कैसे, कैसे से ज्यादा जरूरी ये है कि आप सवाल लिखकर भेजते कि सर ये समझ में नहीं आया, एक बार मुझे बता दो, तो मैं उस पर चर्चा करता, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वह डाउट लिखना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि यहाँ पर कंप्यूटर जी पढ़ लें और मैं भी पढ़ लूँ, ठीक है ना। अगर मेरे द्वारा पढ़ लिया तो समझना डाउट क्लियर हो जाएगा, या फिर कंप्यूटर जी उसको पढ़ लें और बता दें हमें। देखिएगा, जो ध्वनियां ना स्वर है ना ही व्यंजन सर उनको अयोग्यवाह कहते हैं, क्या कहते हैं, अयोग्यवाह। अच्छा जी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अयोग्यवाह। आगे चलते हैं, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन कौन सा है, ये यूपी पुलिस 2021 का सवाल है, और ऐसी आदत है यूपी पुलिस की कि ऐसे सवाल पूछना, मतलब ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, अल्प प्राण भी होना चाहिए, साथ के साथ घोष व्यंजन भी होना चाहिए। अच्छा सवाल है, ध्यान से उत्तर करना। पीछे वाला, अच्छा पीछे वाला, अच्छा जी देखिएगा, पीछे वाला इनको अयोग्यवाह कहते हैं, क्या कहते हैं, अयोग्यवाह। अयोग्यवाह यानी जिनके उच्चारण में ना तो स्वर की तरह जिनका उच्चारण हो, ना ही व्यंजन के, ना ही से स्वर है ना ही व्यंजन है, ये क्या कहलाएंगे, अयोग्यवाह। क्योंकि हमने व्यंजन में पढ़ा है कि व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से। अब देखना, इसको मैंने ये लिखा अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्वर की सहायता से हुआ, इसका भी तो उच्चारण स्वर की सहायता से हो रहा है, तो सर अब तो ये व्यंजन की भांति कार्य करता है, कभी कभी ये स्वर की भांति कार्य करता है। इस विसर्ग का भी उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से, सर अब ये व्यंजन की भांति कार्य कर रहा है। लेकिन लेखन में तो ये स्वर है, उच्चारण में क्या है, हाँ, तो ना तो ये स्वर हुए ना ही ये व्यंजन हुए, इनको एक अलग कैटेगरी दे दी गई कि तुम हो अयोग्यवाह। हाँ, ये वाला प्रश्न देखना भाई, देखिएगा, ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ भी है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है। अब आपको तीन तीन चीजें पता होनी चाहिए, ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण, साथ के साथ अल्प प्राण किसे कहते हैं और घोष वर्ण किसे कहते हैं, तब तो उत्तर आएगा। देखिए सबसे पहले इसी को पकड़ो, ओष्ठ के द्वारा सर पा, फ, ब, भ और म, ये बोले जाते हैं। हमसे कहा कि सर अल्प प्राण होना चाहिए, अल्प प्राण यानी अल्प माने कम, प्राण माने वायु, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु भार आए, कौन कौन से होते हैं, याद करने की कोशिश करो। सर ये लिए
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण। मैंने कहा कि पहला, तीसरा, पांचवा, यानी उत्तर तो इन तीनों में से ही होगा, कोई ना कोई एक उत्तर होगा। लेकिन हमसे कह दिया गया कि घोष भी होना चाहिए। घोष यानी सर ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो। कौन कौन से होते हैं सर? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। यानी अगर मैं कहूं आपसे कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो उत्तर कौन सा होगा? अब देखो ये अल्प प्राण तो है नहीं, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, या तो उत्तर ये होगा या उत्तर ये होगा। अब विकल्प में देखना होता है कि विकल्प में दिया क्या है। बा दिया है कि मां दिया है? क्या दिया है जी? देखो बा दिया है। क्या दिया है? बा। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देखो ये विकल्प ना थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है ना, थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। यहां पर आना चाहिए था बी, या फिर देखो ये ऊपर आना चाहिए था, ठीक है ना, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। अगर आपने बी उत्तर दिया है ना तो बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्या होगा? बी। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझ गए कि कैसे करेंगे इन प्रश्नों को। पहले ओष्ठ पूछा, ओष्ठ वाले लिखे, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होगा, ये लिख दिए। घोष की बात करें तो सर तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। ये अल्प प्राण तो है ही नहीं, क्योंकि तीसरा है ही नहीं। या तो उत्तर ये होगा या उत्तर ये होगा, कोई भी दे दे विकल्पों में, ठीक है ना। सर मैं पा बोले थे, अच्छा पा बोले थे, तो पा बोले थे तो गलत हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आते हैं साहब, देखिएगा। हाँ देखो इसको मैं कर देता हूं बी, ये है आपका बी, और ये क्या है आपका डी, और ये है आपका सी, ये क्या है सी। चलिए साहब अब आपको उत्तर बताना है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कौन सा होगा? अच्छा सवाल है, ध्यान से उत्तर करेंगे। हमसे क्या पूछा कि सर कंठ के द्वारा बोला जाना हो और अल्प प्राण हो, साथ के साथ व्यंजन हो, कौन सा होगा? कौन सा होगा? सब ध्यान से उत्तर करिएगा। ए बी सी डी में से आपको उत्तर करना है। एक तो कंठ के द्वारा बोले जाने वाला हो, और साथ के साथ क्या हो? साथ के साथ आपका अल्प प्राण होना चाहिए। सर कंठ के द्वारा आपका का वर्ग बोला जाता है, क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। हमसे कहा गया कि सर अल्प प्राण हो, यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो। तो सर पहला, तीसरा और पांचवा, इनमें से उत्तर होगा। अब देखना यहां पर कौन सा है सर? यहां पर दिया गया है ग का, क्या दिया गया है? ग। तो विकल्प नंबर ए वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका। हाँ जी ए वालों बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देख लो कितना अच्छा सवाल है कि सर कंठ और तालु के द्वारा बोले जाने वाला हो और दीर्घ स्वर हो, उच्चारण क्या होगा भाई? कौन सा वर्ण होगा? इन विकल्पों को भाई देखो मैं ठीक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? विकल्पों को कर देता हूँ ठीक, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं ना, उन्होंने कर दी कुछ गलती, आज हम उनके कुछ कान टाइट कर देंगे ताकि आगे से बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना, निश्चिंत रहिएगा। अच्छा मैं इसको ये लिया मैंने, हाँ ब्लैक लिया, देखिए मैंने इसको कर दिया सही। क्या कर दिया? मैंने इसको कर दिया सही। तब तक आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करना, ठीक है ना, तब तक आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करना जी। लीजिए भाई इसमें लिख दिया ए बी सी डी। चलिए सर चार विकल्प आपके हो गए। हाँ ध्यान से करो, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर। अब देखना हमने पढ़े हैं चार स्वर, कौन कौन से पढ़े हैं सर? चार संयुक्त स्वर कौन कौन से पढ़े हैं सर? अगर आप छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी? छोटी ए। और इसी छोटे आ के साथ इसी छोटी ए को जोड़ दोगे तो सर बड़ी ए बन जाएगी। इसी छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ोगे तो सर छोटा ऊ बनेगा। और इसी छोटे आ के साथ इसी छोटे ऊ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। ध्यान देना अब एक चीज के बारे में, हमने पढ़ा था कि छोटा आ और बड़ा आ किसके द्वारा बोले जाते हैं? कंठ के द्वारा। हमने पढ़ा था कि छोटी ई और बड़ी ई तालु के द्वारा उच्चारित होती हैं। कौन कौन भूल गया है? हमने पढ़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ किसके द्वारा? सर ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। अब ध्यान देना, अगर ये कंठ के द्वारा बोला जाएगा, अगर हमने पढ़ा है कि छोटा कंठ के द्वारा बोला जाता है, यहां देखना, तो ये सर कंठ के द्वारा बोला जाएगा। और छोटा ऊ किसके द्वारा बोला जाएगा? सर ओष्ठ के द्वारा। हमने लिख दिया भाई ओष्ठ। क्या लिख दिया? ओष्ठ। तो छोटा ओ किसके द्वारा बोला जाएगा? बस दोनों को मिलाना ही तो है सर, कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि कंठ तालव्य, लो भाई कंठ तालव्य, छोटा कंठ के द्वारा, छोटी किसके द्वारा बोली जाएगी? सर तालु के द्वारा। लिख दो भाई तालु। तो छोटी ए का उच्चारण क्या होगा? सर दोनों को मिला दो, कंठ जमा तालु होगा, या फिर कंठ तालव्य कह दो, या फिर कंठ तालव्य कह दो। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा ये रहा विकल्प नंबर डी। किस किसने डी दिया है?
सर आपने हिंदी के नोट्स सेंड कर दिए। देखो नोट्स के लिए ना आपको हमारे कंप्यूटर जी से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब तक इनसे आपकी दोस्ती होती रहेगी तब तक नोट्स प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम आते रहेंगे। और वैसे देखना नोट्स आपके अपलोड हो चुके हैं साइड में, ठीक है ना। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए आ जाएंगे, ठीक है, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए आ जाएंगे और साथ के साथ मेरे द्वारा हाथ से लिखे गए नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगे क्लास के 15 मिनट बाद ही, ठीक है ना। अच्छा कैसे करें दोस्ती, अब भाई इसकी जिम्मेदारी आप पर है। कंप्यूटर जी आपके कमेंट पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कहा कि अगर छोटे आ कंठ के द्वारा बोला जाता है, छोटा ऊ ओष्ठ के द्वारा, तो छोटा ऊ किस स्थान से बोला जाएगा, कंठ ओठ से, ठीक है ना। ये कंठ के द्वारा, ये तालु के द्वारा पढ़ रखा है, तो छोटी है कंठ और तालु। वही तो पूछा है कि कंठ तालव दीर्घ, अब सर दीर्घ ये भी है, ठीक है। बताएं सर कैसे करें। अच्छा ये कैसे करें, अब भाई देखो ये मुझे नहीं पता कैसे करनी है आपको दोस्ती वोस्ती, ये मुझे नहीं पता। पहले मुझे प्रश्न बताना कि प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा मेरा गलत हो गया, मालती जी कह रही है। मालती जी कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, ठीक है ना। सर मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना, निश्चिंत रहिएगा। आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में रे ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में रे ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है साहब, हमने ध्यान से देखना। किस शब्द में रे ऋषि की मात्रा का प्रयोग, क्या क्रिया में किया है, नहीं किया, तालु में किया है, मूर्धा में किया है, तो किस में किया है, विकल्प नंबर ए वाले में किया है। किस में किया है जी, विकल्प नंबर ए वाले में किया है। तो ए वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका। थोड़ा सा और आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जी। हाँ, इनमें से समृत स्वर कौन सा है, किस किस को याद है समृत स्वर किसे कहते हैं, किस किस को याद है कि समृत स्वर किसे कहा जाता है, नोट करो। जिनके उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो, क्या हो, सकरा हो। और सकरा कहां कहां पर रहेगा जी, एक तो रहेगा सर छोटी ई बोलने में, बड़ी ई बोलने में, छोटा ऊ बोलने में और बड़ा ऊ बोलने में मुख द्वार सकरा होता है। इन चारों को कहा जाता है समृत। एक इसका छोटा वाई भी होता है जिसको कहा जाता है अर्ध समृत। अर्ध समृत यानी इस छोटे से मुंह, जो छोटा सा सकरा से मुंह खुलता है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है। एक होता है सर छोटी ए और छोटा ओ, ये है अर्ध समृत। एक होता है सर विव्रत। विव्रत की अगर बात करी जाए, विव्रत यानी जिनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुले, बड़ा आ होता है। एक होता है सर अर्धविव्रत। अर्धविव्रत यानी बड़े से थोड़ा सा कम खुले, क्या खुले, बड़े से थोड़ा सा कम। एक आपका छोटा आ होगा, एक आपकी बड़ी ए, एक आपका बड़ा आओ, क्या होगा, बड़ा आओ। तो ये क्या होंगे, ये होंगे आपके अर्धविव्रत। साथ ही साथ याद रखो रे से ऋषि को आप इसमें भी रख सकते हो, ठीक है ना, रे से ऋषि इसमें आ सकता है। इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, छोटी बड़ी, हाँ भाई कहाँ है, ये रही विकल्प नंबर सी वाला, बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका सी। सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। आगे आते हैं। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होगा, लिख लो, छपेगा ये सवाल। यूपीएसआई 2017 का है। विकल्प में ठीक कर देता हूं, निश्चिंत रहेगा, ठीक है ना, विकल्प में ठीक कर रहा हूं। लीजिए विकल्प ठीक हो गए आपके। मेरा गलत हो गया सर, गीता जी कह रही हैं गुरुजी गलत हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से गलत नहीं होगा। मूर्धन्य, जो जिव्या के ऊपर जो भाग है ना, आगे वाले भाग के जस्ट ऊपर वाला, ट ठ बोल कर देखो, जिस भी स्थान को जिव्या छूती है उसे ही मूर्धन्य कहते हैं। सर एक तो टा बोला जाएगा, ठा बोला जाएगा, डा बोला जाएगा, ढा बोला जाएगा और डा बोला जाएगा, ये मूर्धन्य के द्वारा उच्चारित होते हैं। और चीज महाप्राण होना चाहिए। महाप्राण यानी जिसके उच्चारण में मुंह से ज्यादा वायु बाहर निकले। महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु। सर कौन कौन से होंगे, दूसरा और चौथा होगा। सर या तो उत्तर ये होगा या उत्तर ये होगा, इनके अलावा और कोई उत्तर नहीं होगा। अच्छा अघोष भी होना चाहिए सर। अघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का या तो पहला या फिर दूसरा, यानी या तो उत्तर ये होगा या फिर उत्तर ये होगा। तब हमें पता चल गया सर ये तो आपका महाप्राण तो है नहीं, तब उत्तर क्या होगा, यही होगा। तो ठा किस विकल्प में है, सी विकल्प में है, तो सी वालों बिल्कुल सही उत्तर है। ये आदत है यूपी पुलिस की पूछने की, इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है। यानी आपको मूर्धन्य पता होने चाहिए, आपको महाप्राण पता होने चाहिए और आपको अघोष पता होने चाहिए, तब जाके आपको 2.5 अंक देगा यूपी पुलिस। क्या देगा, यूपी एसआई वालों को 2.5 अंक और यूपी पुलिस वालों को 2 अंक देगा। ये आदत है यूपी पुलिस की, इसी प्रकार से प्रश्न पूछने की। और अब तो वो पता नहीं कौन सा मोड है, हाइब्रिड मोड, उसके बारे में सुन रहे हैं कि एग्जाम आपका हाइब्रिड तरीके से होगा, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन, ठीक है। सर न्यू चैप्टर कब शुरू होगा, कल।
ठीक है ना, न्यू चैप्टर कल शुरू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा होगा। उसी प्रकार से एक और प्रश्न है, चलिए उत्तर बताना है, उसी प्रकार से सॉल्व करना है, तब तो उत्तर आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हाँ जी, देखिएगा मूर्धन्य यानी सर अभी अभी तो कर आए हैं, टा है, था है, डा है, ढा है, ड़ा है। अभी इसके नीचे नुक्ता में मत लगाना, ठीक है ना, अभी नुक्ता मत लगाना। हाँ जी सर, अल्प प्राण होना चाहिए, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गए अल्प प्राण। सर घोष होना चाहिए, घोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। घोष किसको कहते हैं सर, तीसरे, चौथे, पांचवे को या तो उत्तर ये होगा, या उत्तर ये होगा, या उत्तर ये होगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि सर ये अल्प प्राण नहीं है, या तो ये उत्तर होगा या फिर ये उत्तर होगा। देखो विकल्पों में क्या दिया गया है, ये रहा सर, विकल्प नंबर सी उत्तर है। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और सवाल देखना, ये रहा। उसी प्रकार से यूपी पुलिस की आदत है ऐसे ही, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा होगा, इसको मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं ठीक कर देता हूं। हमारे टाइपिस्ट जो भैया है ना, उन्होंने आज क्या की, गड़बड़ कर दी, और आज मैं उनके कान थोड़े से टाइट कर दूंगा ताकि आगे से गलती ना हो। ठीक है जी, आज उनके कान हल्के से टाइट कर दिए जाएंगे। चलिए साहब, सी उत्तर दिया है। देखो ओष्ठ के द्वारा बोले जाने वाला, ओष्ठ के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं सर, पा बोला जाता है, फा बोला जाता है, बा बोला जाता है, और भा बोला जाता है, और मां बोला जाता है। 5 वर्ण बोले जाते हैं। हमने देखा कि सर महाप्राण भी होना चाहिए, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग होना चाहिए, दूसरा और चौथा, यानी उत्तर या तो ये होगा या उत्तर ये होगा, इन दोनों के अलावा तो कोई उत्तर नहीं होगा। अब देख लो इन दोनों में से कौन सा है सर, फा है और भा है। देखो यहाँ पर फा भी है, भा भी है, तब तो सर हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। यानी घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। यानी सर या तो उत्तर ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब तो हमें पता ही चल गया सर भा इसका उत्तर होगा। क्या होगा, भा इसका उत्तर होगा, विकल्प नंबर सी इसका सटीक उत्तर हो गया। विकल्प नंबर सी वालों बिल्कुल सही उत्तर है। एक और प्रश्न लोगे, एक और लो। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, और सबसे पहले ऊष्म को ठीक तरीके से लिखना, बड़े ऊ की मात्रा आती है ऊष्म पर, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा। जा है, पा है, षटकोण वाला सा है, और वा है। कौन सा व्यंजन ऊष्म है, ऊष्म यानी सर ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण मुंह से गर्म वायु बाहर आएगी। ऊष्म का ही दूसरा नाम होता है संघर्षी। क्या होता है, संघर्षी। कौन कौन से होंगे, सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, हाथ से हाथी है। ये चारों क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं। तो इसका सटीक उत्तर देखो, इसको करना बी, इसको क्या करना, इसको करना बी, और इसको करना सी, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तब इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो सी वाला बिल्कुल सटीक उत्तर है। देखो ये बोला जाता है तालु के द्वारा, किसके द्वारा, तालु के द्वारा। षटकोण वाला सा सर मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है, सवाल वाला सा सर दंत के द्वारा उच्चारित होता है, और हाथ से हाथी कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। सभी को पता है ना। इसी को काकल्य कहते हैं, क्योंकि आहार नली से ध्वनि आती है। बोल कर देखना, ह आहार नली से। अब देखो एक और सवाल आपके लिए, एक सवाल क्या है आपके लिए, ध्यान से उत्तर करना, ठीक है ना, ध्यान से सभी लोग उत्तर करेंगे। क्या सवाल है देखिएगा, मैंने कहा कमला, कमला में वर्ण की संख्या बतानी है, वर्ण की संख्या। पहला सवाल, कमला में वर्ण की संख्या कितनी है साहब। सर मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, क्या नहीं पता जी, क्या नहीं पता आपको। दी, मैंने क्या कहा कि इसमें वर्ण की संख्या मुझे बता दो, और कोई विकल्प का ऑप्शन नहीं है आपके पास, मैंने कोई विकल्प नहीं दिया आपके लिए। देखना सर, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, देखना अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि मैंने लिखा क जमा अ, मैंने लिखा म जमा अ, मैंने लिखा ल जमा अ, तब टोटल वर्ण होगा 6। कितने हो गए, 6। अगर मैं ऐसे कहता कि मुझे अक्षर बताइए कि इसमें अक्षर कितने हैं, तब आपका उत्तर आता कि सर इसमें अक्षर हैं क म और ल। कितने अक्षर हो गए सर, अक्षर हो गए इसमें 3, अक्षर की संख्या 3। स्वर ध्वनि,
ध्वनि कितनी है सर? एक बार तो आप का बोलोगे, फिर माँ बोलोगे, फिर ला बोलोगे। ध्वनि भी कितनी है? ध्वनि भी आपकी 3 है। यानी जितने अक्षर होते हैं उतनी ही ध्वनि होती है। क्या होती है? जितने अक्षर होते हैं उतनी ही ध्वनि होती है। याद रखिएगा, आप का बोलोगे, आप माँ बोलोगे, आप बोलोगे ला। एक और अच्छा सवाल मुझे बताना है कि पूरी हिंदी वर्णमाला में सघोष वर्ण कितने होते हैं? सघोष या फिर उन्हीं को हम घोष कहते हैं, कितने होते हैं? कमेंट करके बताइएगा कितने होते हैं जी बाबू जी। देखिए ध्यान से देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, ये हमें पता है। सर एक हमने पढ़ रखा है कि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर भी सघोष होते हैं, यानी सभी स्वर के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और ये तो वास्तव में ही स्वर है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन तो होगा ही। और एक और चीज, जो आपके अंत्यस्थ वर्ण होते हैं, अंत्यस्थ यानी जिनका उच्चारण अंतः मन से होता है, कौन कौन से? एक सर या है, रा है, ला है, तो वाह है। 4 का उच्चारण होता है, 4 ही हो गए आपके, कौन से? 4 हो गए आपके ये। सर एक ऊष्म भी तो होता है, क्या होता है? ऊष्म। ऊष्म यानी एक हाथ से हाथी भी क्या होता है? सघोष होता है। संख्याएं गिनना सर, एक वर्ग में अगर 3 है तो 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 3 है तो टोटल 15 वर्ण तो यहां से आ गए, क्लास में बताया था, ठीक है ना? हाँ जी सर, सभी स्वर यानी 11 स्वर ये हो गए सर, 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, टोटल हो गए 31। बार बार प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है। इनको याद रखना, जब संधि पढ़ेंगे ना तो शॉर्ट ट्रिक यहीं से हम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यहीं से करेंगे। आगे चलो जी, अघोष जानो। अघोष ये है आपका रिवीजन। अघोष मतलब जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। अघोष, घोष कहते हैं कंपन को, आ मतलब नहीं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का सर पहला और दूसरा वर्ण होता है, साथ के साथ अंत्यस्थ वर्ण भी होते हैं। क्या होते हैं? अरे अंत्यस्थ कह रहा हूं, ऊष्म। ऊष्म में कौन कौन से? सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सवाल वाला सा। हा से हाथी तो सघोष होता है। तो सर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 2 होते हैं तो 10 यहां से होते हैं, 3 ये हो गए, टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 हमें यहां से मिल गए। आगे आओ, अल्प प्राण बताओ साहब। अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? सर जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर है, अल्प वायु बाहर है। सर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, साथ के साथ जितने भी आपके अंत्यस्थ वर्ण हैं, अंत्यस्थ वर्ण मतलब य, र, ल, व, ये 4 क्या होते हैं? ये 4 होते हैं अल्प प्राण। देखना जरा, 3 यानी 5 वर्ग होते हैं, 3 हो गए तो सर 15 तो यहां से आ गए, 4 हो गए, ये टोटल हो गए 19। लेकिन कई कई ऋषि मुनियों के अनुसार जो आपके सभी स्वर हैं, जो आपके सभी स्वर हैं वो क्या माने जाते हैं? वो अघोष माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अघोष। अगर 19 विकल्पों में ना हो तब सभी स्वर को ऐड कर देना, यानी 19 जमा 11 कितने हो गए? 20, 30 हो गए। कितने हो गए? 30 हो गए। नोट करके लिखना, ठीक है ना? आगे चलते हैं। सर एक है आपका महाप्राण। महाप्राण देखिएगा, महाप्राण यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। सर कैसे कैसे? 5 वर्ग होते हैं, 5 में से 2 होंगे आपके महाप्राण, दूसरा और चौथा, 10 वर्ग यहां से हो गए। और सर ऊष्म व्यंजन भी क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी होते हैं आपके महाप्राण, यानी सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से आती, यानी 4 ये हो गए। 14 क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। 14 कितने होते हैं? महाप्राण होते हैं। अच्छा जी, और आओ मुझे बताइए, संवृत ये वो टॉपिक है जो यूपी पुलिस की आदत है। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत, अर्धविव्रत। टारगेट यही है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने देंगे, इसलिए दोबारा करा रहा हूं। संवृत यानी जिनके उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो। पहले बोलकर देखो किस किस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा होगा। सर एक तो छोटी ई को बोलने में सकरा होता है, बड़ी ई भी सकरे में आ जाती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जरा बोलकर देखना, क्या मुखद्वार पूरा खुला आपका? नहीं खुला, जरा सा मुखद्वार खुलता है, तुरंत हम उत्तर कर देते हैं ई उ, ठीक है ना? अच्छा जी, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके संवृत। कई लोग इसमें रह से ऋषि को भी सम्मिलित कर लेते हैं। सर एक होता है आपका अर्ध संवृत। क्या होता है? अर्ध संवृत, नोट करके लिखना। अर्ध संवृत यानी सकरे से थोड़ा सा ज्यादा खुल जाएगा। अब बोलकर देखना, ए ओ, सर सकरे से थोड़ा सा ज्यादा खुल गया। एक होते हैं सर विव्रत। क्या होते हैं? विव्रत, विव्रत स्वर यानी जिनके उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुल जाता है। सर आप बड़े आ को बोलो, पूरा खुलेगा। एक इसका छोटा भाई होता है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत, अर्धविव्रत यानी सर एक होता है आपका छोटा आ,
बड़ी ए, बड़ा ओ, ये क्या होते हैं? अर्धविव्रत होते हैं। या फिर जो आपका ये होता है आगत स्वर जिसको कहते हैं, जैसे डॉक्टर के ऊपर लगा हुआ होता है, नॉलेज के ऊपर लगा हुआ होता है। सभी को क्लियर? समझ में ना आए तो पूछना, ये चीज बार बार, क्योंकि अगर इन पर मैं प्रश्न बनाकर लेकर आता ना, यकीन मानना लगभग 100 के करीब प्रश्न होते, अलग अलग पर प्रश्न बनाकर लेकर आता, तो एक एक व्यंजन पर प्रश्न बनाता, 100 के करीब प्रश्न होते, और 100 के करीब प्रश्न 1 घंटे में कर पाना असंभव है। ठीक है, चलिए अच्छा जी आगे चलते हैं। अब देखो जो इंपोर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूं। एक और चीज, सबसे जरूरी चीज, अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, यानी जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाएंगे, कौन कौन से हैं देखिएगा। अग्रस्वर सर होते हैं 4 जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। एक छोटी ई है, एक बड़ी ई है, एक छोटी ए है, एक बड़ी ए है। कैसे याद करेंगे सर? छोटी ई और बड़ी ई आगे वाले भाग से हैं। छोटी ई के बारे में हमने पढ़ा है कि ये छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ने से बनती है। सर जब यहां पर भी छोटी ई आ गया तब ये भी तो अग्र से बोली जाएगी, क्योंकि छोटी ई बड़ी ई अग्र से बोली जाती है। और अगर इसकी बात करें तो ये किस किस से जोड़ने से बनती है? इस छोटे आ के साथ छोटी ए को जोड़ने से बनती है बड़ी ए। पता चल गया? अच्छा जी, एक सर होते हैं आपके मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी जीव के मध्य वाले भाग से जो बोले जाएंगे। मात्र इकलौता है आपका छोटा आ, मध्य भाग से बोला जाता है। एक होते हैं आपके पश्च स्वर। क्या होते हैं? पश्च स्वर, जो जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाएंगे। जितने भी बच गए सभी को डाल दो इसमें। एक बच गया सर बड़ा आ, सर एक बच गया आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया, और कौन कौन सा बचा भाई? छोटा ओ बचा और बड़ा ओ बच गया। क्या बच गया? बड़ा ओ बच गया। सभी को क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। सर महाप्राण समझ में नहीं आए, फिर से देखो भाई, महाप्राण समझ में नहीं आए। महाप्राण बना है 2 वर्णों से, महाजमा प्राण। महा का अर्थ होता है बहुत और प्राण का अर्थ होता है वायु। ऐसे हमारी वर्णमाला में व्यंजन है जिनके उच्चारण में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। साथ के साथ जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन है, कितने हैं? जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से हैं? सीटी वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सवाल वाला सा है, हा से आती है, ये भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? देखो 2 होते हैं 10, 10 और 4 14 हो गए आपके महाप्राण। क्लियर? सर विव्रत स्वर समझ में नहीं आया, विव्रत लो भाई। विव्रत का वास्तव में अर्थ होता है कि सर मुख द्वार में कि सर मुख पूरा खुल जाना। क्या खुल जाना? मुख पूरा खुल जाना। एक ही वर्ण है आपकी वर्णमाला में जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है, कौन सा है? बड़ा आ कि मुख पूरा खुल गया, आ मुख पूरा खुल गया, तो सर आ हो जाएगा आपका विव्रत। अच्छा जी और कोई? सर अग्र स्वर में रे ऋषि भी रखेंगे क्या? देखो अग्र स्वर में आप रे से ऋषि को रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, और कोई सवाल? देखो सवाल जितने भी आपके हैं छापो भाई फटाफट से, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा आपके पास है, 7 मिनट है आपके पास। सर कोई चैप्टर पढ़ने के बाद अपना नोट्स दे देते हो, अच्छा बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा मेरे देखो नोट्स की तरफ से और प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ से निश्चिंत रहना। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट मतलब आज ही कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन पर नंबर डले हुए होंगे। जिस भी विद्यार्थी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर सॉल्व उससे नहीं होता, तो क्लास में ही आप उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करेंगे सर कि क्वेश्चन नंबर 14 बता दो या फिर क्वेश्चन नंबर 15 मुझे बता दो। मैं तुरंत उसको एक बार यहां से देखकर कि कौन सा सवाल था तुरंत यहां पर बता दूंगा। सर विव्रत स्वर क्या है? देखो अच्छा अर्ध विव्रत, अच्छा देखिएगा विव्रत होता है आपका आ। अर्ध विव्रत की अगर बात करें, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत देखना पहले यहां पर, विव्रत में तो मुखद्वार पूरा खुल रहा था, अर्ध विव्रत में पूरे से थोड़ा सा कम खुलेगा। कौन कौन से हैं सर? एक है आपकी बड़ी ए, एक है आपका बड़ा आओ, एक है आपका छोटा आ, और कई लोग इसके ऊपर आगत वाले को भी मानते हैं। किसको मानते हैं? आगत वाले को भी, ठीक है जी। अच्छा सर एक बार और समझा दीजिए प्लीज, कविता यादव जी कह रही है, बताओ किसको? देखो आप ना टाइप किया करो कि किसको समझाना है। अल्प प्राण, महाप्राण, असघोष, अघोष, विव्रत, अर्धविव्रत, कौन सा समझ में नहीं है?
कौन सा समझ, उच्छिप्त, यहाँ से काजल जी कह रही है उच्छिप्त, उच्छिप्त लो भाई। देखिए उच्छिप्त की अगर बात करें, ध्यान से समझो, देखो उच्छिप्त, उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में जो विदेश की ध्वनियां है ना उनको अलग करने के लिए किया जाता है, एक झटके से इसका उच्चारण होता है। उच्छिप्त को ही हम फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, फेंका हुआ। उच्छिप्त को ही हम दोगेड़ कहते हैं, उच्छिप्त को ही हम ताड़न जात कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात, मतलब जिसको ताड़ दिया हो कि चलो यहां से जाओ। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है डा, एक होता है ढा। इनसे किसी वर्ण का, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, ये हमेशा बीच में या फिर अंतिम में आएंगे। जैसे आपने लिखा पेड़, तो अब इसके नीचे नुक्ता लगा सकते हो। आपने लिखा लड़का, अब इसके नीचे नुक्ता लगा सकते हो। लेकिन अगर ये पहले आ जाए, आपने लिखा डमरू, और अगर आपने इसके नीचे नुक्ता लगा दिया, तब ये शब्द गलत हो जाएगा। डमरू ऐसे नहीं लिखा जाता, डमरू लिखा जाता ऐसे। मतलब इनसे किसी की शुरुआत होगी तो इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा, यही कहलाते हैं आपके उच्छिप्त। सर अग्रस्वर बता दीजिए। लो भाई अग्रस्वर लो। देखिए अग्रस्वर की अगर बात करें, जिह्वा के अग्रभाग से जो बोले जाते हैं, कौन कौन से, इनको प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। एक बोली जाती है छोटी ई आगे से, एक बोली जाती है बड़ी ई, और इनसे देखो हमने पढ़ रखा है कि छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ने से क्या बनती है? छोटी ए, और इसी छोटे आ के साथ जोड़ने से बनती है बड़ी ए। यानी इसमें भी तो छोटी ई आई, इसमें भी तो छोटी ए आई, क्या आई? इसमें भी तो छोटी ए आई, छोटी ई आई, तो सर ये भी जिह्वा के आगे भागे भाग से बोली जाएगी। यानी छोटी ए और बड़ी ए भी किसके द्वारा बोली जाएंगी? जिह्वा के आगे भाग से। सर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण ना दिखे तो ध्वनि है, दोनों दिखे तो वर्ण को प्रायोरिटी दोगे। अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक यानी जिसको बोलकर बताएं, सर वो ध्वनि होगी, क्योंकि ध्वनि हमेशा बोलकर बताएंगे। और वर्ण होगी जिसको हम लिखकर बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक और लिखित ना दे तो दोनों ही उत्तर सही होगा, और दोनों ही विकल्प में हो तब ध्वनि, तब वर्ण को प्रायोरिटी दोगे। सर अल्प प्राण प्लीज रिपीट। सर देखो भाई अल्प प्राण लो भाई, एक बार अल्प प्राण लो, ठीक है ना? अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी देखो जिनके उच्चारण में अल्प वायु बाहर आती हो, दो शब्दों से मिलकर बना है अल्प जमा प्राण। अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु, ठीक है ना? वायु कौन कौन से होंगे सर? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण होगा। साथ के साथ जो आपके अंत्यस्थ वर्ण है, कौन से वर्ण है? अंत्यस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? चार होते हैं, य, र, ल, व। ये तालु के द्वारा बोला जाता है, ये मूर्धा के द्वारा, ये दंत के द्वारा, ये दंत और ओष्ठ के द्वारा। तो ये होते हैं, और चार अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं अल्प प्राण, जिनके उच्चारण मुख से कम वायु। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगत व्यंजन बताइए। लो भाई आगत व्यंजन लो। देखो आगत व्यंजन देखिएगा, आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 5 है। कौन कौन से हैं? एक आपका का है, एक आपका खा है, एक आपका गा है, एक आपका जा है, एक आपका पा है। लेकिन अंतर क्या है? इनके नीचे नुक्ता लगता है। क्या लगता है? नुक्ता। क्यों? क्योंकि सर विदेश की ध्वनियों को अलग करने के लिए। कैसे? ये लिए गए हैं अरबी फारसी से। किससे लिए गए हैं? अरबी और फारसी की भाषाओं से ये लिए गए हैं। कहां से लिए गए? अरबी और फारसी की। कुछ याद करने की कोशिश करो। आगत स्वर भी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? आगत स्वर। यानी जैसे अगर हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर के ऊपर ये लगता है ना, ये चंद्र बिंदु नहीं आती। क्या आता है? सिर्फ चंद्र आता है। इसी को कहा जाता है आगत स्वर, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में आगत वर्ण कितने हैं, वर्ण वर्ण कितने होंगे सर? 5 तो ये हो गए, एक ये हो गए, 6 हो गए। अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर कितने हैं, मात्र एक ही है। पूछे कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन कितने हैं, तब इसको मत गिनना क्योंकि ये स्वर है। व्यंजन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है सर, मुझे इस बार यूपीएसआई क्लियर करना है। देखिएगा आपको एक हकीकत बताने की कोशिश करूंगा, यूपीएसआई ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होगा। हकीकत है, आज सुन लो या फिर कल सुन लो। हकीकत है, यूपीएसआई चाहे आप आज सुन लो या फिर कल सुन लो, ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होगा। उसके दो तरीके हैं, दो तरीके आपने अपनाए तब तो। मैं खुद यूपीएसआई 2021 क्वालिफाई हूं, ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है। जिस दिन नोटिफिकेशन आई ना, उस दिन वो ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि देखो ऐसे होता है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है ना?
यूपीएसआई क्वालिफाई करने के लिए जी तोड़ मेहनत चाहिएगी। और मेहनत, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने शुरुआत की क्लास में कहा था, या तो अभी आप मेहनत कर लो तो बुढ़ापा अच्छा जाएगा, या फिर अभी आप आनंद लो, मजे लो, तो बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, या अब या फिर बाद। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखना। अब ये कंप्लीट किया वो पढ़ो, अब वो कंप्लीट किया तो फिर ये पढ़ो। देखो हमारा दिमाग कैसे काम करता है, नोट करके देखना। अगर कोई चीज आपने आज पढ़ी, क्या पढ़ी, कोई चीज अगर आपने आज पढ़ी, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको 7 दिन के बाद रिपीट करना। आपकी जिम्मेदारी की 7 दिन के बाद 14 दिन के बाद उसको रिपीट करना, फिर 21, फिर 28, फिर जिंदगी में कभी मत पढ़ना। ठीक है ना। ये दिमाग में इस तरीके से चीजें लंबे समय तक रहती हैं। खुद मेरे द्वारा अपनाया गया तरीका है, वेल प्रूफ है। अगर आज पढ़ी तो उसको 6 दिन छुओ ही मत, नहीं छूना। 6 दिन तक कोई चीज आज पढ़ ली, 6 दिन तक वह छूनी नहीं है। 7वें दिन के बाद क्या करना है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर ली। फिर आगे के 13 दिन नहीं छूनी, फिर 14 दिन के बाद रिवाइज कर ली, फिर 21 दिन के बाद कर ली, फिर 28 दिन के बाद कर ली। अगर ये नियम आपने किया, यकीन मानना लंबे समय तक चीजें दिमाग में रहेंगी। ठीक है ना, लंबे समय तक। ठीक है जी, ठीक है। अब सर इसको कैसे करें, क्योंकि आज हमने पढ़ा है वर्ण, यकीन मानना 6 दिन तक इसको मत पढ़ना, क्योंकि 6 दिन तक दिमाग में चीजें ऐसे ही रहेंगी। जो आपने आज पढ़ लिया, 6 दिन तक दिमाग में चीजें रहेंगी ऐसे ही। 7वें दिन कुछ कुछ भूलने लगोगे, 7वें दिन पर जल्दी जल्दी से रिवाइज। ठीक है, फिर 14 दिन, फिर 28 दिन, फिर नहीं पढ़ना, फिर नहीं पढ़ना साहब। ठीक है ना। चलिए सर, फिर रुकना जरा, कमेंट पढ़ना जरा एक बार। हाँ सर, अगर फिर भी याद ना रहे तो फिर आप यूपी पुलिस के लिए नहीं बने। अगर फिर भी याद ना रहे फिर आप यूपी पुलिस के लिए नहीं बने, माफी चाहूंगा। चलिए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे साहब देखिएगा, देखो क्लास का समय हो चुका है। ठीक है ना, क्लास का समय हो चुका है। चलिए फिर मैं आपसे विदा लूंगा। अगर किसी के अभी भी डाउट है ना, देखो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देना, मैं एक एक का उत्तर करने की कोशिश करूंगा, निश्चिंत रहे। ठीक है ना। और फिर भी अगर समझ में ना आए तो आगे तो कल तो हम मिलेंगे, कल पूछ लेना। ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, रेटिंग वेटिंग करते रहना, अच्छी लगी हो या फिर बुरी भी लगी हो। ठीक है ना, रेटिंग करके जरूर बताना। चलिए, अच्छा नमस्कार जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आगे कैसे